अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। आज का हमारा ओवरऑल आर्ट सेकंड ईयर का अगर लेक्चर नंबर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 03170317 और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाते हुए मैंने बताया था ज़रा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, जो होमवर्क भेजे है, उसको देख के खुशी हुई है। एटलीस्ट मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं, घर में बैठे हुए भी सीख रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह आज वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इस लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा ये भी आपको आखिर में दिया जाएगा। अब जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है दो तरह से, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्लस डिजॉल्व स्टेट की फॉर्म में 97 + 3 टोटल 100। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफ़र होती है वो या ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है तीन तरह से। कौन कौन से तीन तरह से? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन और इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व स्टेट, जो डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अब तीन तरह से होते हैं, तो इसका मतलब है तीनों का जो आंसर है वो हमारे पास 100 आना चाहिए। तो अब इधर से क्लियर करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है 70%, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है 23%, डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू होती है 7%। तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 100। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने के 3 मैकेनिज्म्स हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्ट होने के 2 मैकेनिज्म हैं। और सबसे ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और बच्चे लेटेस्ट रिसर्च जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन 88% सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन हम लोग अपनी बुक को फॉलो करेंगे फॉर एंट्री एज वेल एज बोर्ड, तो इस वजह से हम लोग ये वैल्यू याद रखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन की फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले तो हमें बाइकार्बोनेट आयन का पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट आयन कौन से होते हैं। HCO3 इस फॉर्म में ज़्यादातर क्या होती है हमारे पास जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखें ये कंडीशन किस टाइम होगी। कंडीशन बुक में आखिर में लिखी हुई है, मैं लेक्चर के स्टार्ट में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कंडीशन किस टाइम अवेल करते हैं आपके पास ऑर्गेनिज्म। इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यू देन ब्लड, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड, तो फिर हम लोग कहेंगे कि जो 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो टेक प्लेस करेगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड, तो फिर हम लोग कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब देखें बच्चे, पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डाइफ्यूज़ होकर किधर चली जाएगी? ब्लड के अंदर। कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन। सिंपली डाइफ्यूजन होगी। एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, इधर CO2 ज़्यादा है, इधर CO2 कम है। इसको टिश्यू कह दो, इसको ब्लड सेल कह दो। तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड डाइफ्यूज़ होकर किसके अंदर आ जाएगी? ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब जब ये ब्लड के अंदर आएगी तो ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ होती है? हम लोग कहते हैं ब्लड सेल्स में वाटर भी होता है प्लाज्मा में। अब होता क्या है आपके पास कि ब्लड सेल्स का जो वाटर होता है ये और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक वीक एसिड बनाते हैं। उस वीक एसिड का नाम होता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डाइफ्यूज़ होकर ब्लड में आई, ब्लड में उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का सारा जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास क्या है जी, कल वाले लेक्चर में मौजूद है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, मेटालो ग्रुप होते हैं। इसकी एक्टिव साइड पे मेटालो ग्रुप होते हैं। कौन सा मेटालो ग्रुप होता है? जिंक का। इस वजह से इसको किसका नाम देते हैं? आल्सो नोन एज मेटालो एंजाइम। ये कल वाले लेक्चर में भी था, आज वाले लेक्चर में भी ये चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं। और ये सारी चीज़ें रिपीट करने का मकसद है कि मैं आपके MCQ क्लियर कर रहा हूँ। तो ये रिएक्शन स्लो होते हैं। विदाउट एंजाइम जो कार्बोनिक एसिड बनता है ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं तो ये आपके पास कार्बोनिक एसिड बनते हैं विद इन अ सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर आपके पास
ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ बन जाती है, कार्बोनिक एसिड। लेकिन यहाँ पे देखें ये कार्बोनिक एसिड कौन से एसिड होता है, वीक एसिड होते हैं, फ़ौरन ये स्प्लिट कर जाते हैं। H2O CO3 इज़ अ वीक एसिड और ये फ़ौरन स्प्लिट्स कर जाएगा अपने आइंस में। क्यों आइन में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी फॉर्म में टेक प्लेस करती है, आइंस की फॉर्म में, तो हमारे पास आइंस बनना लाजमी होते हैं। तो जैसे H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनते हैं तो ये फ़ौरन स्प्लिट करेगा किसके अंदर, हाइड्रोजन आइन, और किसके अंदर स्प्लिट करेगा, बाइकार्बोनेट आइन। ये किसकी फॉर्म में करेगा जी, HCO3 की फॉर्म, आइंस की शक्ल में ये क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। अब देखें ब्लड के अंदर ये बना, ब्लड के अंदर ये इसने क्या किया, अपने आइंस के अंदर ये क्या हो गया जी, स्प्लिट कर गया, टूट गया। अब हाइड्रोजन आइंस कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ये नहीं हो रहे, ब्लड के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये ब्लड की एसिडिटी लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है, ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.3 to 4.5, इसको क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। अब देखें कार्बोनिक एसिड बना, बनने के बाद जब ये टूटेगा तो इसका हाइड्रोजन आइन एसिड निकलेगा, एसिड ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ये ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करेगा। ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.3 to 7.45। अब इस पीएच को मेंटेन रखने के लिए, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड, ये ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होते हैं आपके पास, कल हम लोगों ने बनाया था, जब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं, Hb4O2, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इसके ज़िम्मे ये काम होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड विच इज 7.35 to 7.45। MCQ कि कार्बोनिक एसिड के नतीजे में जो ब्लड की पीएच डिस्टर्ब होती है उसको मेंटेन करना किसके काम होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम होते हैं। क्यों ये काम, ये मेंटेन करता है पीएच ऑफ ब्लड को, कैसे, फौरन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन पार्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या विद एसिड पार्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, और ये आपके पास एक और एसिड बनाता है, वो होता है आपके पास हीमोग्लोबिनिक एसिड HBB, और साथ में रिलीज़ करवाता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं आपके पास, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के अंदर हम लोग कहते हैं कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल आपके पास क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, देखें यहाँ पे आए तो हमने क्या कहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर ज़्यादा है तो आखिर में ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है ये कहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ब्लड सेल्स के अंदर। तो ब्लड सेल से ये वाली ऑक्सीजन फिर डाइफ्यूज़ होकर किसके अंदर जाएगी, टिश्यूज़ के अंदर। दोनों गैसेस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ तक हमें चीज़ क्लियर होगी। इधर से आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कस द लीनियस फिनोमेना और हैमरबर्ग फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट आ सकती है आपके पास, ये MCQs आ सकते हैं कि लीनियस मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास, हैमरबर्ग फिनोमेना किसको कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना दिया। ये H2CO3 आपके पास वीक एसिड है। ये वीक एसिड जब स्प्लिट करेगा तो ये अपने आइंस में जाएगा। इसका एक आइन होगा हाइड्रोजन और दूसरा आइन होगा आपके पास बाइकार्बोनेट। जो हाइड्रोजन होगा वो ब्लड की एसिडिटी को डिस्टर्ब करेगा, और ब्लड की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए MCQ भी है कि कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोनिक एसिड के एसिड पार्ट के साथ रिएक्ट करके एक और एसिड बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, और साथ में क्या चीज़ रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड से डाइफ्यूज होकर किधर चली जाएगी आपके पास, टिश्यूज़ के अंदर। तो ये वाली यहाँ तक। अब यहाँ से आगे हम लोग कहते हैं कि मैकेनिज्म क्या होते हैं। अब देखें ब्लड सेल्स के अंदर ये चीज़ भी तो बन रही है, खाली हाइड्रोजन आइन तो नहीं बन रहा, HCO3 बाइकार्बोनेट आइंस भी तो बन रहे हैं। ये बाइकार्बोनेट आइंस हम लोग कहते हैं डाइफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड से निकल के किधर चले जाते हैं, प्लाज्मा के पास। ये अगर रेड ब्लड सेल्स है, इसके पास HCO3 है, ये इससे डाइफ्यूज होकर किसके पास आ जाएगा आपके पास, प्लाज्मा के पास। अब जब प्लाज्मा के पास ये आ रहे तो बाहर, इसका मतलब है नेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और सेल के अंदर आपके पास जो नेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इस नेगेटिविटी को भी बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस किया जाता है, अब देखें
ये बाहर प्लाज्मा है, बाहर आपके पास HCO3 कंटिन्यूसली आके नेगेटिविटी को ज़्यादा कर रहे हैं, अंदर नेगेटिविटी कम हो रही है, तो बाहर आपके पास क्लोराइड आयंस होते हैं। जितने HCO3 अंदर से बाहर आते हैं उतने क्लोराइड आयन बाहर से किधर जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो जो नेगेटिविटी है, जो बेसिक होती है, या जो ब्लड की pH होती है, वो आपके पास क्या रहती है, मेंटेन। अब ये होता कैसे है, कैसे HCO3 बाहर आते हैं और कैसे क्लोराइड अंदर जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल कैरियर्स होते हैं, उन कैरियर्स को कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर्स। ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर्स क्या करते हैं बच्चे, अब इसको देखने से पहले, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आयंस के लिए टोटली इम्परमिएबल होती है। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन्स आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है, ये अलाउ नहीं करती। लेकिन इधर रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड गेट्स और कैरियर्स होते हैं। वो क्लोराइड को बाहर से लेके अंदर जाते हैं और जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको अंदर से उठा के बाहर प्लाज्मा में फेंकते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैमरबर्ग फिनोमेना, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग लिनिएज मैकेनिज्म, लिनिएज फिनोमेना। अब देखें, क्लोराइड सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल के अंदर जाके ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड बना देगा। बाइकार्बोनेट्स बाहर आ रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट्स बाहर आके आपके पास सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितने % होती है आपके पास, 70%। तो ये तो था बच्चे आज का टॉपिक में 4 चीज़ें याद रखिएगा, H2O CO3 का बनना, इसका स्प्लिट करना, HBB का बनना, KCl का बनना और सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना। ये 4 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब इस टॉपिक के साथ रिलेटेड MCQ हैं बच्चे, कौन कौन से MCQ हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं जी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। उधर हमारे पास लिखे हुए हैं जी 1 2 3 4 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट लिखे हुए हैं। अब 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन कौन से हैं। पहला जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारे पास डिस्कस किया हुआ है जी, कौन सा डिस्कस किया हुआ है जी, हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोलस्क के अंदर। अब हीमोसाइनिन, इसका सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जिस तरह हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम आयरन होता है, तो हीमोसाइनिन का जो सेंट्रल एटम है ये कौन सा होता है आपके पास, कॉपर। MCQ के लिए बच्चे, इसके सेंट्रल एटम में 2 कॉपर के एटम होते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन में 1 होते हैं सेंट्रल आयरन का। हीमोसाइनिन का सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कॉपर। कितने होंगे, 2, ये बाइंड करेंगे 1 ऑक्सीजन के साथ, जबकि जो हीमोग्लोबिन होगा उसका सेंट्रल एटम होगा आपके पास आयरन, और एक जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के साइड बाइंड करते हैं। तो हीमोसाइनिन का सेंट्रल एटम आ गया आपके पास कॉपर। हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मोलस्क का। जब ये इसको ऑक्सीजनेटेड होगा, इसका मतलब है कि हीमोसाइनिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो मोलस्क का जो हमें ब्लड नज़र आएगा वो कौन सा नज़र आएगा, ब्लू। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि हीमोसाइनिन ऑक्सीजनेटेड होकर कौन सा कलर देगा, ब्लड का ब्लू। और डीऑक्सीजनेटेड जो होगा आपके पास, डीऑक्सीजनेटेड केस में ये आपके पास कलरलेस होगा, किसी किस्म का कोई भी कलर नहीं होगा। दूसरा जो है बच्चे वो है आपके पास हीमोएरिथ्रिन। हीमोएरिथ्रिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैरीन एनिमल्स का। ये मैरीन एनिमल्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब इस हीमोएरिथ्रिन का जो सेंट्रल एटम है वो भी आयरन है। MCQ बच्चे, इसका भी सेंट्रल एटम कौन से आपके पास, आयरन। हीमोएरिथ्रिन की 2 टाइप्स होती हैं, ओलिगोएरिथ्रिन एंड मोनोएरिथ्रिन। ओलिगोएरिथ्रिन होते हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी, और जो आपके पास मोनोएरिथ्रिन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स। जिस तरह हमारे 2 रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन और एक होता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है ये प्रोवाइड करता है मसल्स को। तो इसी तरह आपके पास जो मेरीन लाइफ होती है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट आ गया हीमोएरिथ्रिन। हीमोएरिथ्रिन का सेंट्रल एटम आ गया आपके पास आयरन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ओलिगो एंड मोनो। ओलिगो ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन पूरी बॉडी को, और जो मोनो होता है ये प्रोवाइड करता है किसको, मसल्स को। अब जब ये हीमोएरिथ्रिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो कलर कौन सा देते हैं आपको, बॉडी का कलर जो मेरीन ऑर्गेनिज्म का नजर आएगा, वायलेट या पिंक नजर आएगा। और डीऑक्सीजनेटेड में ये कौन से होते हैं आपके पास, कलरलेस। ये चीज़ याद रखिएगा। थर्ड जो है बच्चे वो है आपके पास क्लोरोक्यूरिन। क्लोरोक्यूरिन किसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है आपके पास, एनालिड्स का।
क्लोरोक्यूरिन इज़ द रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ एनालिड। और चारों रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स में से, ये सब रिस्पायरेटरी पिगमेंट में से जो वीकेस्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो क्लोरोक्यूरिन होता है। इसका भी सेंट्रल एटम कौन सा होता है आपके पास? आयरन। ये जब ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये हमें ब्लड ग्रुप, ये हमें ब्लड कलर देगा ग्रीन, और डीऑक्सीजनेटेड में ये होते हैं आपके पास कलरलेस। होमवर्क यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि वाई क्लोरोक्लोरीन आफ्टर ऑक्सीजनेटेड गिव्स ग्रीन कलर, वाई। इस वाई का आंसर आप लोग सर्च करके मुझे भेजेंगे अपने होमवर्क में। और जो लास्ट रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। वुमेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल एटम आयरन होते हैं, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से आपका होमवर्क दोबारा स्टार्ट हो गया। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होता है तो हमें ये कलर देता है ब्राइट रेड, लेकिन जब ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं तो हमें जो कलर मिलते हैं वो मिलते हैं जी डार्क रेड। लेकिन हमारी जितनी भी वीनस सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम होती है उसमें हम लोग कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है आपके पास ब्लू। डायग्राम क्या, मेरी बॉडी भी अगर आप देख सकें तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ये जो आपको ऊपर वाली वेन्स नज़र आएंगी ये आपको कौन से कलर्स की नज़र आ रही हैं? ब्लूइश कलर की नज़र आ रही हैं। क्यों? वाई ऑक्सीजनेटेड क्लोरोक्लोरीन गिव्स ग्रीन कलर एंड वाई डीऑक्सीजनेटेड। ये हम लोग कहेंगे कि हमें क्यों ऐसा नज़र आता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर क्या होता है? ब्लू। हालांकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू नहीं होता बल्कि क्या होता है? रेड। इन दो की रीज़न लिखने के बाद आप मुझे मेरे जो लेक्चर के स्टार्ट में नंबर बताया था उस पर व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको होमवर्क चेक करके ठीक हुआ तो आपको कमेंट्स किए जाएंगे, गलत हुआ तो आपको ठीक करके बताया जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही स्केच भी बनाना है। ये स्केच आपकी बुक्स के ऊपर, आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर बनाना है जिधर ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और इसकी पिक्चर भी आप लोग भेजेंगे। और साथ में ये दो क्वेश्चन जो हैं, वाई क्लोरोक्लोरीन गिव्स ग्रीन कलर आफ्टर ऑक्सीजनेटेड एंड वाई द ह्यूमन्स जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो क्यों हमें ब्लू अपीयर नज़र आते हैं? क्यों ब्लू? यहाँ पे देखें तो मेरी स्किन में भी मुझे ब्लू नज़र आ रहा है। आप अपनी स्किन में देखें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेन्स बाहर की तरफ होंगी, आपके पास वेजो डायलेशन हुआ होगा, ये हीट बाहर लॉस करेंगी, लेकिन इनका कलर हमें ब्लू नज़र आता है। वाई? ये दो रीजंस मुझे आप बताएंगे, और साथ में ये जो स्केच बना हुआ है ये अपनी बुक में बनाने के बाद इसकी पिक्चर भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो आगे फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।